वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार लेक्चर के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रकार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी और स्टेट लेवल के जितने भी टीईटी हैं दोस्तों, उसमें बाल विकास का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसका लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज देखेंगे दोस्तों अध्याय 7, जिसमें है दोस्तों बुद्धि निर्माण एवं बहुआगामी सिद्धांत। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पहले से देखने से पहले हम लोग पहले इसके थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जो है दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी थोड़ा सा आसानी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो हमारा जो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बुद्धि है क्या चीज़। तो दोस्तों बुद्धि जो है एल.एम. टर्मन के अनुसार जो है बुद्धि को मुख्य रूप से इस तरीके से परिभाषित किया है कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता देता है। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में कहा गया दोस्तों कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता देता है। अर्थात अमूर्त चीज़ क्या होता है, जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमने कभी नहीं देखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे इमेजिन कर लेते हैं कि दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसका क्या है, 2 हाथ ना होकर के कितना हाथ है, 4 हाथ है। तो इसको क्या कर लिए हम लोग विचार को अमूर्त रूप में इमेजिन किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी बुद्धि के कारण ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बुद्धि और मस्तिष्क दोनों अलग अलग दोस्तों, इन दोनों को एक साथ मत लीजिएगा। ठीक है, मस्तिष्क की जितनी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बोलें कि मस्तिष्क के कार्य करने की जो स्पीड है उसको समझे, तो वो क्या करता है, वो बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बुद्धि को नापने के भी लिए अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है सिद्धांत दिए हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब दोस्तों उसी तरीके से स्टर्न वैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार जो बुद्धि व्यक्ति के सामान्य योग्यता तो है, उसके द्वारा जो है दोस्तों संचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसमें चिंतन करते रहता है। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती है वैसे वैसे हम लोग चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, जैसे कोई देखिए, हम कोई काम करते रहते हैं तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, काश ऐसा ये चीज़ होता तो ये काम जल्दी हो जाता। तो दोस्तों वही ये कौन बोलता है, स्टर्न बोल रहा है कि नए आवश्यकताओं के अनुसार जो है हमारी चिंतन की योग्यताएं जो है पूरी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अनुसार है जो दोस्तों आपको ढालने की जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारे कथन को कहा गया है, जैसे पिंटर ने कहा है, रायल बर्न ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, वुडरो ने कहा है। ठीक है, उसी तरीके जो है हेममॉन ने कहा है, थार्नडाइट ने कहा है, कॉल्विनिस ने कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से पूछता है, तो बुद्धि का सिद्धांत मेन टॉपिक है दोस्तों, बुद्धि का सिद्धांत। प्रश्न ये पूछता है कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, बीने ने दिया है। ठीक है, बीने ने इसके क्या है, प्रतिपादक है। और प्रश्न और ये भी पूछ लेता है कि दोस्तों कि एक कारक सिद्धांत की जो है किसने दिया है। ठीक है, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बीने ने दिया है। 1 नंबर आपका जो है आसानी से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सिद्धांत का समर्थन करते हुए आगे बढ़ाया तथा कौन कौन है दोस्तों, टर्मन और स्टर जैसे वैज्ञानिकों को इसमें भी बहुत मत अपने अनुसार दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इन वैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब बुद्धि को हम लोग तोड़ नहीं सकते। अविभाज्य हमने क्या कहा, पढ़ा होगा गणित में। ठीक है, कि ऐसा जो संख्या है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते वो क्या कहलाता है, अविभाज्य, जिसके साथ किसी की संख्या के साथ भाग नहीं जाता। ठीक है, तो स्पष्ट है कि दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना गया है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि है, जो मानसिक शक्ति है, जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालित करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं एक कारक सिद्धांत कौन दिया है, बीने ने दिया है। उसी तरीके से दोस्तों द्विकारक सिद्धांत कौन दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, अब स्पीयरमैन ने कौन कौन से सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत, जिसमें से उसका दोस्तों प्रथम सिद्धांत क्या है, प्रथम जो है सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय क्या है, विशिष्ट मानसिक योग्यता है। ठीक है, तो इस तरीके से द्विकारक सिद्धांत कौन कौन सा है, पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा क्या है, विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जितने ही इस क्षेत्रों तथा विषय में कुशल होते हैं उतने ही दोस्तों विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। मतलब क्या हो जाए, एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग फील्ड में कार्य करेगा तो उसकी बुद्धि एक ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहेगा भाई। अगर दो में है तो क्या करेगा, वो दो फील्ड के बारे में नॉलेज लेगा। ठीक है, जैसे क्या कर रहा है, कोई टीचर है, टीचर में क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन वाला है तो क्या करेगा, वो पढ़ाता भी है इलेक्ट्रिशियन के बारे में और मतलब टीचर की क्षमताओं की योग्यता उसके पास होगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर वो इलेक्ट्रिशियन है तो मतलब वो थोड़ा सा रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक के बारे में वो भी जानता होगा। इस तरीके से विशिष्ट बुद्धि उसके पास तो आ ही गई है ना। ठीक है, तो ये है। उसी तरीके से अब अगला है दोस्तों, यहाँ पास प्रश्न पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत कौन दिया है, बिने ने दिया है। तो उसी तरीके से द्विकारक सिद्धांत निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ने दिया है, ऐसा को पूछा जाएगा तो क्या आप जवाब दोगे, स्पेयरमैन। तो और इसके अनुसार और भी पूछ सकता है कि जो है द्विकारक सिद्धांत जो है कौन कौन सा है, मानसिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, जो है अलग अलग योग्यताएं दिए रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मानसिक योग्यता और विशिष्ट योग्यता स्पेयरमैन ने दिया है। क्या दिया है, द्विकारक सिद्धांत। अगला है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया है, तो देखिए स्पेयरमैन ने बताया कि उसका दो तरीके हो सकते हैं एक ही व्यक्ति के, लेकिन थॉर्नडाइट ने क्या कहा, दो ही नहीं उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो कार चलाना जानता है तो कार की स्किल के बारे में भी जानेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर उसको सुधारना भी जानता है तो सुधारने के बारे में भी जानेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से दोस्तों अगर वो मन संचालन कर लेता है तो एक वक्ता के रूप में भी वो हो सकता है। तो मतलब दोस्तों बहुकारक सिद्धांत हो सकता है एक ही व्यक्ति के। ठीक है, इसको किसने कहा है, थॉर्नडाइट ने कहा है। तो इस तरीके से दोस्तों थॉर्नडाइट ने किसका सिद्धांत दिया है, बहुकारक का सिद्धांत दिया हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य रूप से तो पाई नहीं होती परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होता है, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थन में कौन दिया है दोस्तों, थर्स्टन ने दिया है। कौन दिया है, समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन। किसमें, समूह में रहेगा। ठीक है, कौन बोला, थर्स्टन। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। उसी तरीके से दोस्तों गिलफोर्ड का सिद्धांत, दो यहाँ पास भी पूछा जा चुका है, गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड और उसके सहयोगी बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों का जो है दोस्तों कारक विश्लेषण तकनीक का उपयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों का कारकों का प्रकाश लेने के लिए अर्थात उसके बारे में अध्ययन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके अनुसार दोस्तों 3 आधारभूत आयाम हैं। पहला है संक्रिया, दूसरा है सूचना सामग्री और तीसरा जो है दोस्तों विषय वस्तु तथा उत्पाद में विभाजन। तो इस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है, कौन, गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ये कौन दिया है दोस्तों, कैटिल ने। कैटिल ने मतलब दोस्तों इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, तरलता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको किसने दिया है, कैटिल ने दिया है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को एक साथ याद रखने के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक कहानी या स्टोरी के माध्यम से आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। तो आप में उसको वैज्ञानिक नाम और दोस्तों उसका सिद्धांत आपको एक साथ ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, CTT और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है स्टेट लेवल के TT के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च करके। ठीक है, और भी आप डाउनलोड करना चाहो तो www.abhyasgk.com पर भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। अगला है दोस्तों बहुआयामी सिद्धांत। बहुआयामी सिद्धांत क्या होता है, ये कौन दिया है दोस्तों, तो ये दिया है केली और थर्स्टन ने दिया। ठीक है, बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने। ठीक है, तो ऊपर मैंने बताया गिलफोर्ड, इसी के अलावा। ठीक है, अगला है दोस्तों मानसिक आयु और बुद्धि उपलब्धि। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न तो है दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो मानसिक आयु यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, बुद्धि उपलब्धि। ठीक है, तो बुद्धि उपलब्धि के बारे में सब दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने ने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, अगर आप किस लेवल पे हो दोस्तों, अगर इस लेवल पे हो, ठीक है, तो अगर आप जो है इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर मान लो आपकी उम्र कितना है, 5 है, तो 5 अगर आप 4 वर्ष के कोई कक्षा है वहाँ पास के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो दोस्तों तो आपको मंद बुद्धि कहा जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि की श्रेणी में। और कहाँ पास दोस्तों, अगर आपके अपने लेवल के एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर पा रहे हो दोस्तों तो अपने ही लेवल का कहलाएगा। ठीक है, और ऊपर में जब आप कोई भी
कहा जाए तो आपसे ऊपर वाली कक्षाओं के अगर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो दोस्तों आपके लिए बुद्धि क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभावान जो है छात्र के रूप में आपको गिना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ स्टर्न ने क्या किया है, इसके लिए एक अच्छा सा फार्मूला प्रतिपादित किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है, फार्मूला को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फार्मूला है दोस्तों बुद्धि उपलब्धि बराबर क्या होता है। ठीक है, तो यह IQ बराबर क्या होता है। ठीक है, बुद्धि उपलब्धि क्या कहा जाता है, IQ। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, MA/CA × 100। ये फार्मूला है, आपको ये याद रखना होगा दोस्तों। आई होप इस फार्मूला को आपको ज़रूर याद होगा। ठीक है, IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु क्या होता है दोस्तों, जिसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है दिमाग की, वही क्या कहलाता है, मानसिक आयु। और एक्चुअल में उसका डेट जो है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आज के डेट में कितना आयु हुआ है उसका, तो वो क्या है, उसका वास्तविक आयु है। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसको 100 से गुणा कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका बुद्धि उपलब्धि निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों टर्मन ने बुद्धि के स्कोरिंग की विधि को विकसित करने के लिए साथ साथ उसमें IQ के वितरण को भी ज्ञात किया है, जहाँ नीचे दिए गए हैं दोस्तों। आपका एक है मैरिल और तथा कौन है आपका, ये वैशल। ठीक है, तो मैरिल 1938, वैशल जो है दोस्तों, वैसलर जो है 1955। ठीक है, एंडल इंटेलिजेंस टेस्ट में, ठीक है, IQ का वितरण किया है। तो इन दोनों की तरफ से दोस्तों अलग अलग जो है बुद्धि उपलब्धि वितरित की गई है, जिसमें दोनों कॉमन है। कहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कहाँ पास आपका बुद्धि श्रेणी, श्रेष्ठ बुद्धि, यहाँ का श्रेष्ठ बुद्धि और अति श्रेष्ठ बुद्धि मतलब प्रतिभाशाली बुद्धि, और यहाँ पास का अति श्रेष्ठ प्रतिभाशाली बुद्धि, यहाँ पास थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों IQ लेवल 70 की, तो 70 से नीचे है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अति क्षीण बुद्धि वाला कहलाएगा। ठीक है, अति क्षीण बुद्धि वाला कहलाएगा। उसी तरीके से आपका जो है 70 से लेकर के दोस्तों 79 तक है, तो आपका क्या कहलाएगा, क्षीण बुद्धि कहलाएगा। तो उसमें फिर से अगर हम लोग 10 का IQ लेवल को बढ़ा देंगे दोस्तों, तो 80 से लेकर के 89 तक तो आपको किस में आ जाएगा, वो मंद बुद्धि में आ जाएगा। उसी तरीके से फिर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग बढ़ा देंगे 20, तो 90 से लेकर के 109 तक कौन आएगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि, जो अपने लेवल का होगा। ठीक है, मतलब ये जो है दोस्तों 90 से लेकर के 109 अपने ही लेवल के, अर्थात अपने ही कक्षाओं को पास करने की बात कही जा रही है। और नीचे जो रहेगा वो नीचे क्लास की कक्षाओं को, बुक को, परीक्षाओं को पास करना है, और ऊपर वाला किसको पास करना है, अपने से कक्षा के हाई लेवल वाले क्लास को पास करने के लिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पास 110 से लेकर के 119 तक क्या रहेगा, उच्च सामान्य बुद्धि। उसी तरीके से 120 से लेकर के 129 तक क्या रहेगा, श्रेष्ठ बुद्धि। तो यहाँ पास दोस्तों आपको याद रखना, समझना होगा थोड़ा सा, विशेषण के बराबर जो है उनके अनुसार जो है 129 तक है, लेकिन जो है आपका मैरिल के अनुसार जो है दोस्तों ये 139 तक है। और यहाँ पास अगर 140 से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली है। और अगर दोस्तों वैशलर के अनुसार जो है 130 के बाद जो है दोस्तों, तो वो क्या रहेगा, वो प्रतिभाशाली रहेगा। चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का बताने वाला हूं। आप दोस्तों मॉक टेस्ट लगाते रहिए कि कौन सा जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न एक एक करके। किसी बच्चे के अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। सिंपल सा है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला लाइन और सबसे पहला परिभाषा मैं यही बताया था बुद्धि की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास बुद्धि क्या कहलाता है, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा है, आप आसानी से बता लोगे। आप कक्षा 7वीं के अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों की बुद्धि उपलब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि उपलब्धि 130 से ऊपर है। तो राम और अशोक किस में है, तो हमने ऊपर में बुद्धि परीक्षा का जो है बुद्धि उपलब्धि का जो है दोस्तों सारणी देखा है, तो उसमें जो है 130 से ऊपर आता है, तो वो किस में आएगा, मानसिक विकलांग, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, और ऑप्शन 4 है जो है प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। ठीक है, चलिए एक बार मैं ऊपर का दिखा देता हूँ आपको। देखिए 130 से ऊपर बोल रहा है, तो 130 से ऊपर किस में आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिभाशाली जो है विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd जो है सही हो जाएगा। ठीक है,
वेरी सिंपल है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि उपलब्धि प्राप्तांक प्राप्त करने की सही विधि क्या है, मतलब उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था दोस्तों, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु तो सब में दिख रहा है, लेकिन इसमें वास्तविक जो है वास्तविक आयु तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा क्या है, कालानुक्रम क्रमिक, मतलब समय के अनुसार जो हमारा क्रम जो है लगातार चल रहा है, मतलब काल के अनुसार क्रम में बढ़ रहा है, वही हमारा क्या आया हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक आयु होगा, ठीक है। तो इसमें शब्द का प्रयोग बदल दिया है, ठीक है, उसी का साइनोनिम यूज कर लिया गया है इसमें, कालक्रमिक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालक्रमिक आयु गुणा 100, ठीक है। ये क्या है, बुद्धि उपलब्धि निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप कक्षा 8वीं के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है, उसकी आयु 15 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष का है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी। तो बुद्धि उपलब्धि निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स का भी सवाल आ गया, ठीक है। क्या हो सकता है, 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा या 118 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मानसिक आयु, वास्तविक आयु, क्या होगा, मानसिक आयु कितना है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पास दिया है जो है मानसिक आयु दिया है 18, वास्तविक आयु कितना है 15, इसको कुछ से गुणा करना है, 100 से गुणा कर देना है। चलिए गुणा कर दिए, अब काट देते हैं इसको, किससे कटेगा ये दोस्तों, ये 3 से कटेगा, कितने में बार में जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 3 पंचे 15, 3 छः का 18, ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 20 सम कितना हो जाएगा 100, तो 20 गुणा 6, और 20 गुणा 6 मतलब क्या होगा, 20 6 का 120, तो 120 कौन सा नंबर का है, तीसरा नंबर का है। सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि का स्वरूप होगा, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि जो है दोस्तों, सृजनशील छात्र है, तो सृजनशील जो है क्या है, औसत से कम होगा या औसत होगा या औसत से अधिक, या कहा नहीं जा सकता। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन सा बालक में आ रहा है, सृजनशील छात्र की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। तो सृजनशील है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो ऑलरेडी औसत से अधिक ही होगा, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें से 10 बच्चों की बुद्धि उपलब्धि जो है 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे। तो दोस्तों ऑलरेडी जो है 10 बच्चे जो है बुद्धि है जो 70 से कम है, वो दोस्तों वो कौन से प्रकार के जो इसमें बालक की श्रेणी में आएगा, तो ये जो आएगा दोस्तों सबसे लास्ट क्या होता है, जो 70 से कम होता है उसको क्या कहा जाता है, हमने सारणी में देखा है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, निश्चित क्षीण बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो क्या 10 बच्चे को दोस्तों हमको उसकी प्रिपरेशन अलग से कराना होगा, तो हम लोग एक से अलग से तो नहीं रख सकते ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग अलग से ग्रुप बना देंगे। कौन सा ग्रुप रहेगा, वो क्षीण बुद्धि वाले छात्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थॉमसन, स्पीयरमैन, थार्नडाइक या बिने। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। थॉमसन क्या है, इसके प्रतिपादक है, किसके, प्रतिदर्श सिद्धांत के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र जो है राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसका अर्थ क्या है, कि वह क्षीण बुद्धि है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा मैं इसको बताया हूँ, वो पढ़ाई भी करता है, खेलकूद भी करता है, सामूहिक कार्यक्रम में भी भाग लेता है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करता है, तो वो क्या होगा, सिंपल सा क्या होगा, बहुआयामी, सभी तरफ क्या है उसका ध्यान है, और सभी तरफ में क्या है वो स्किल उसका क्या है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगला है, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। जो बहुआयामी छात्र होते हैं वो किस में निपुण होते हैं, केवल खेलकूद में, केवल शैक्षणिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशल में, या उपरोक्त सभी। सिंपल सा प्रश्न है, कई प्रकार के कौशल में है तब तो उसको बहुआयामी छात्र कहा जा रहा है भाई, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि उपलब्धि शब्द को परिभाषित किया था। तो सबसे पहले जो है बुद्धि उपलब्धि को शब्द को परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं कौन है, स्टर्न है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था
अगला प्रश्न, क्रिस्टलाइज संबंधित है, तो क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है? मानसिक विकार को समझने का एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन बी है कि व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने की एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों का आधारित एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है, तो क्रिस्टलाइज किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये अनुभव, अधिगम और वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, मतलब एक्सपीरियंस एंड जो है वातावरण, आसपास के एटमॉस्फेयर, तो इससे संबंधित जो कारक है दोस्तों ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइज्ड कहलाता है। याद रखिए क्रिस्टलाइज क्या है? अनुभव और वातावरण, इतना याद रखिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऊपर मैंने बताया है, फट से बताइए, फट से ही। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बीने ने दिया है। स्पेयरमैन ने क्या दिया है? द्विकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टर्न ने क्या किया है? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इकाई, ठीक है, इकाई बोल रहा है, ना कि एक कारक। तो यहाँ पर समझिएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बोलता तो कौन होता दोस्तों? आपका बीने होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो कौन है? स्टर्न एंड जॉनसन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्टैनफोर्ड बीने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो दोस्तों स्टैनफोर्ड जो बीने हैं उन्होंने क्या किया है? स्केल बनाया है बुद्धि परीक्षण, वो कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 5 से 15, 3 से 15, 2 से 14 या 4 से 14। तो भैया हमको सबका कराना है ना बुद्धि परीक्षण, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 से 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे क्या हो रहा है, ज़्यादा आयु किसमें कवर हो रहा है? 2 से 14 वर्ष तक की आयु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। ठीक है, वो तो तीव्र विकास होता ही है। क्यों होता है दोस्तों? अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता, तर्क संबंधी योग्यता, पठन संबंधी योग्यता, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं में तीव्र वृद्धि होता है। किसमें वृद्धि होता है? अमूर्त चिंतन संबंधी। किशोरावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में दोस्तों शारीरिक जो है क्षमताएं वो भी लगातार तो तीव्र होता है, लेकिन शारीरिक वाला इसमें क्या है? ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तीव्र विकास जो है दोस्तों, अमूर्त चिंतन जो है लगातार बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम क्या है? तो आधारभूत आयाम सक्रिया, संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद या ये सभी। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो है दोस्तों बुद्धि के जो अनुसार जो बुद्धि के मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत जो आयाम माना गया है वो उपरोक्त सभी है। आपका संक्रिया भी है, सूचना सामग्री भी है, उत्पाद भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा क्या रहेगा? समान, असमान, गिरता है होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब क्या हो जाएगा? जब छात्र की आयु जब भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है तो बौद्धिक विकास भी क्या होगा दोस्तों? असमान ही होगा ना। जब बच्चा क्या रहता है, स्टार्टिंग में रहता है तो बुद्धि का नॉलेज उसमें नहीं होता, धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, बुद्धि के बारे में जानता है, बुद्धि के बारे में थोड़ा सोचना समझना लगता है, तो बुद्धि का लेवल जो है दोस्तों बढ़ते जाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो वो क्या होता है? सब असमान होता है ना। किसी का भी क्या होता है, अगर दो व्यक्तियों में भी कंपेयर करेंगे तो किसी का जल्दी बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, क्या? बुद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लेता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप विचार होगा कि वह छात्र क्या है? मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण से अच्छी जानकारी है, या कि एक नए सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है ना, कोई बच्चा जो है आसानी से जो है अपने वातावरण में इन्वॉल्व हो जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? वह बुद्धिमान है, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है दोस्तों, अपने आप को उस वातावरण में ढल चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, साइमन, बीने या स्पेयरमैन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बीने को क्या कहता है? बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? हम लोग कौन कौन से नहीं पढ़े हैं? मानसिक बुद्धि पढ़े हैं, मूर्त बुद्धि पढ़े हैं, अमूर्त बुद्धि पढ़े हैं, सामाजिक बुद्धि पढ़े हैं क्या?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि के बारे हमने नहीं पढ़ा है, बुद्धि का प्रकार मानसिक बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, बुद्धि का प्रकार नहीं है। ठीक है, मानसिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार नहीं है, क्योंकि बुद्धि के प्रकार में ही इस मानसिक बुद्धि के प्रयोग मानसिक जो बुद्धि है दोस्तों उसको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि को परिभाषित नहीं है, बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था उसी का ही दोस्तों यहाँ पास बताया गया है, उसी से ही प्रश्न पूछा गया है। भले उसको पढ़ के मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने जो बोला था वही है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है। ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों को अपनाना, सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। या राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त जो है बुद्धि है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, बुद्धि की परिभाषा नहीं है, हमको वही बताना है। तो बुद्धि की जो परिभाषा कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि, ये बुद्धि नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन बुद्धि की परिभाषा ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक ही कक्षा शिक्षण पर निष्पादित भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कर दो, जरूर ऑन कर लें, ताकि लगातार का लेक्चर जो है आप आसानी से प्राप्त करते रहोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की बुद्धि में अंतर। दोस्तों जब कक्षण शिक्षण जो है लगातार जो है निष्पादित हो रहा है भिन्न भिन्न तरीके से, तो बुद्धि में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता किस में चलता है, पहला बोल रहा है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन बुद्धि परीक्षण की भूमिका पर, या ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र से की सही उन्नति के मार्गों को प्रस्तावित किया जाता है इस कारण, या अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है इस कारण, या ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, कि उपरोक्त जो कथन है वो बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता बताता है। ठीक है, कौन कौन सा, आपका बुद्धि और बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, चलिए देख लेते हैं फटाफट, 5-6 क्वेश्चन और है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत के व्यापक रूप से हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत की बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों से परामर्श देना, या उपरोक्त सभी शिक्षा जगत की बुद्धि परीक्षण में सदुपयोग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उपरोक्त जितना भी है वो सभी क्या है, बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर के तीनों ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार को बचना चाहिए। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी के सभी जो है सीटेट क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो नहीं आया है दोस्तों इनमें जो है स्टेट लेवल के जो टीटी एग्जाम है वहाँ पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका दोस्तों, कि परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, या परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने के लिए रोकना, या ऑप्शन नंबर 3 है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान से बच्चों का व्यापक सहयोग लेना, या ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक की बुद्धि परीक्षण के लिए परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ आ ही चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। ठीक है, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाला है और कठिन कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ को रोकना है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि व्यक्ति अपने वातावरण में सामंजस्य कर सकता है, सीख लिया है, सीख सकता है, तो उसे में बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? सबसे स्टार्टिंग में हमने कहा कि जो सामंजस्य वातावरण के अनुसार कर लेता है तो ये जो है कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा परिभाषा दिया गया है? थॉर्नडाइक, रायबर्न, कॉल्विन या थॉमसन? तो कॉल्विन के अनुसार दोस्तों ये परिभाषा दी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिद्धांत के अनुरूप है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में जो है कई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि कुछ मानसिक योग क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, तो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार उन अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि सभी प्रकार के मानसिक योग्यताओं में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहला जो है दोस्तों सामान्य मानसिक और दूसरा क्या है? विशिष्ट मानसिक। तो दोस्तों ये जो है स्पियरमैन ने दिया था ना द्विकारक सिद्धांत, ये वही कथन है। ठीक है, प्रथम क्या बताया था? मानसिक योग्यता, दूसरा क्या है? विशिष्ट योग्यता। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों बुद्धि की बहुकारक सिद्धांत के अनुसार जो है थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा अनुरूप है हमको ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है जिसमें प्रत्येक तत्व जो है सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है एक ही सिद्धांत के बारे में इस तरीके से सभी जो है बहुआयामी के बारे में वो समझ लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत मैंने अभी जो बताया वही क्या है? द्विकारक सिद्धांत है ये। प्रथम मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, स्पियरमैन ने जी जो दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने तथा अपने साथी साइमन की बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है? माना प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? बच्चों की रुचि, बच्चों के निर्माण, स्मृति, तर्क, आंकिक जैसे मानसिक कार्य, तीसरा है बच्चों की शारीरिक क्षमता, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा सा सोचिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के निर्माण, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को लिए बनाया गया है। यह हम विशेषपूर्ण महत्व दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इसका वीडियो दोस्तों जो है PDF आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास से, और साथ ही साथ दोस्तों अभ्यासgk.com पर भी विजिट करके दोस्तों आप इसके थ्योरी नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में दोस्तों इस सभी के वीडियो सीरीज लेक्चर आपको मिल जाएगा 1 से लेकर के 7 तक, और साथ ही साथ दोस्तों इसके लेक्चर जो है प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा, आपकी तैयारी होती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जो है पेडोलॉजी के अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जैसे क्या हो जाएगा, हिंदी का पेडोलॉजी हो गया, आपका मैथमेटिक्स का पेडोलॉजी हो गया, उन सब का भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं है तो उसको डेफिनेटली पूछिए, उसका मैं रिप्लाई आपको देने जरूर दूंगा, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा। मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।